नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल, जहां हम रोज़ बढ़िया एनीमे को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आज की वीडियो में एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 तक की बर्ज़र्क एनीमे का रिकैप है, जहां बहुत सारे मर्डर एंड थ्रिल एंड डार्क एनीमे है। तो चलिए आप आगे के 4 एपिसोड को आराम से एंजॉय करिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से, जहाँ तेज़ बारिश हो रही होती है और पूरा माहौल काफ़ी डार्क और डरावना लग रहा होता है। इसी बीच हमें एक मिस्टीरियस वॉरियर दिखाया जाता है, जिसके कंधे पर एक ब्लैक सॉर्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शहर के अंदर, जहाँ पे दो लोग किंग ग्रिफिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि किंग ग्रिफिन ने हमारा हाल कितना बेकार कर दिया है। तभी ग्रिफिन के सोल्जर्स एक मासूम लड़की को घसीटते हुए वहाँ पे लाते हैं और उसे ज़ोर से ज़मीन पे धक्का दे देते हैं। डर से कांपती हुई वो लड़की अपनी जान की भीख मांगने लगती है। जैसे ही ग्रिफिन के सोल्जर्स वहाँ पहुँचे, टाउन के लोग डर के मारे धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे। सोल्जर्स उस बेचारी लड़की को सबके सामने तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़े दादाजी आते हैं और उस लड़की का नाम लेते हुए सोल्जर से कहते हैं, प्लीज़ इसे छोड़ दो। लेकिन सोल्जर उन्हें ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देते हैं और उस लड़की को भी मारना शुरू कर देते हैं और सब लोग बस खड़े देखते रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उससे गिरा हुआ जूस भी चाटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन तभी एक एरो हवा को चीरते हुए आता है और एक सोल्जर को वहीं मार देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और तब रिवील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। वो बिना रुके एक एक करके सोल्जर्स को ख़त्म करने लगता है। ये सब उस लड़की के दादाजी भी देख रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर गुस्से में लड़की का गला पकड़कर धमकी देता है, पर अगले ही पल एक और एरो उस सोल्जर को भी ख़त्म कर देता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बाकी सोल्जर्स को टॉर्चर करते हुए कहता है, अपने लीडर ग्रिफिन को बोल देना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। इतने में पीछे से एक सोल्जर चुपचाप से उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन एक ही बार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में एक बचा हुआ सोल्जर जाकर अपने मिनिस्टर को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है और ये बात एक अपर क्लास मिनिस्टर भी सुन लेता है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर वो आ ही गया। सीन फिर शिफ्ट होता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पर, जहाँ उसका टैटू अचानक ग्लो करने लगता है और उससे अजीब अजीब साए नज़र आने लगते हैं। ये देखकर वो थोड़ा टेंस हो जाता है और उसे अपनी तलवार मजबूती से पकड़ देता है और धीरे धीरे से कहता है एक नाम, ग्रिफिन। अगले मूवमेंट पे ही हमें ग्रिफिन भी दिखाया जाता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन उससे इतना चिढ़ता था कि वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि ये उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी या सपना था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन थका हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। वो धीरे से पास के महल की तरफ देखता है। तभी वहाँ से अचानक तेज़ चीखने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े मिनिस्टर पर, जो खाना खाते हुए एक छोटे मिनिस्टर पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है। छोटा मिनिस्टर घबरा कर अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन जैसे ही बड़ा मिनिस्टर उठकर अपने हाथ पोंछने लगता है, तब उसका असली चेहरा रिवील होता है। आधा इंसान और आधा सांप जैसा डरावना रूप। वो ठंडी आवाज़ में कहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी आर्मी को लेकर सीधा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पर अटैक करने निकल पड़ता है और अपनी बेरहमी दिखाते हुए वो उस छोटे मिनिस्टर को भी आग में फेंक देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की एंट्री होती है। वो दूर से ही अपने एरोस चलाकर 2 सीन सोल्जर्स को गिरा देता है और फिर अपनी तलवार के साथ बैटलफील्ड में उतर जाता है। अब शुरू होती है एक ज़बरदस्त फाइट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन और उस स्नेक मैन मिनिस्टर के बीच। स्नेक मैन अपनी पूंछ से तेज़ वार करता है और ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को ज़ोर से दूर फेंक देता है। उसका शरीर धीरे धीरे एक ह्यूमन स्नेक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके पैर भी किसी डायनासोर जैसे लगते हैं। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के लिए अब उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है।
वो बार बार ज़मीन पर गिर रहा होता है, वो बार बार पछाड़े खा रहा होता है। ब्लैक शॉर्ट्समैन थक जाता है और गहरी सांसें भी ले रहा होता है। वो अपनी तलवार तक हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्नेक मैन अपनी पूंछ से उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर अपने मुंह के पास ले आता है और उसे अनाप शराब बातें कहता है। लेकिन उसी पल ब्लैक शॉर्ट्समैन एक परफेक्ट टाइमिंग पकड़ देता है और अपने हाथ में छुपे कैनन से सीधा उस मॉन्स्टर पर फायर कर देता है। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और ब्लैक शॉर्ट्समैन तुरंत अपनी तलवार उठाकर उसे 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तड़पता है, पर वो हल्की सी हंसी दिखाते हुए ब्लैक शॉर्ट्समैन कहता है, मैं कोई और नहीं, मैं वही गट्स हूँ। मरते हुए स्नेक मैन उसके टैटू को देखकर उसे पहचान लेता है और ब्लैक शॉर्ट्समैन वहाँ से चुपचाप हंसकर चला जाता है। आखिरी सीन में हमें एक अननोन सुनसान जगह दिखाई देती है, जहाँ पर 2 सोल्जर्स आपस में फाइट करते नजर आते हैं। उनमें से एक सोल्जर अचानक मुस्कुराता है और दूसरे पर जोर का वार करता है। और इसी मिस्टीरियस मूवमेंट के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब बर्ज़र्क एपिसोड 2 एक्सप्लेन इन हिंदी। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक भयानक बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहां पर एक पावरफुल वॉरियर सभी सोल्जर को आसानी से हरा रहा होता है। उसने हैवी मेटल आर्मर पहना हुआ होता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी सोल्जर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तभी बैटलफील्ड पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर गट्स की, जिसको लोग ब्लैक शॉर्ट्समैन के नाम से भी जानते हैं। गट्स बिना डरे उस वॉरियर के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच एक डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि गट्स की फाइटिंग स्किल्स कितनी पावरफुल हैं, क्योंकि वो उस बड़े वॉरियर को भी हरा देता है और बैटलफील्ड पर सबको शॉक कर देता है। इसी फाइट को दूर ऊपर से एक और आदमी देख रहा होता है, जिसका नाम होता है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ अपनी टीम के साथ यहाँ आया होता है और कहा जाता है कि उसकी टीम ने एक ऐसी बैटल को सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर दिया जो नॉर्मली 3 महीने तक चलती। फाइट ख़त्म होने के बाद गट्स को उस वॉरियर को मारने के बदले कुछ पैसे मिलते हैं। हम देखते हैं कुछ पैसे जो गट्स को मिलते हैं वो चुप्पे से उसको काउंट कर रहा होता है। तभी वहाँ का मिनिस्टर गट्स से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ रुक जाओ या जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन और स्टेबल इनकम दे सकता हूँ। लेकिन गट्स को किसी की नौकरी करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चल देता है। मिनिस्टर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो उसे धक्का देता है और कहता है, मुझे दोबारा कभी मत छूना। गट्स की आंखों में जो गुस्सा होता है उसे देखकर मिनिस्टर भी डर जाता है और गट्स वहाँ से निकल जाता है। अब जब गट्स रास्ते से जा रहा होता है तभी ग्रिफिथ की टीम के कुछ सोल्जर्स उसे देख लेते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये वही सोल्जर है जिसने आज उस पावरफुल वॉरियर को हरा दिया था। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि इसके पास पैसे भी होंगे, क्यों ना इसे लूट लिया जाए। वो ग्रिफिथ से परमिशन मांगते हैं और ग्रिफिथ कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तब वो सोल्जर्स घोड़ों पर बैठकर गट्स पर अटैक करने निकल पड़ते हैं, लेकिन ग्रिफिथ की टीम की एक फीमेल वॉरियर उन्हें वार्न करती है। वो कहती है कि अगर उसने इतने पावरफुल वॉरियर को हरा दिया है तो तुम लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते और गट्स पर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और गट्स की तरफ, जो दूर से ही खतरे को महसूस कर लेता है। कुछ ही पल में घोड़ों पर सवार सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गट्स एक एक करके सोल्जर्स को हरा देता है। फाइट के दौरान उसे चोट भी लगती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और हर सोल्जर को ज़मीन पर गिरा देता है। ये सब देखकर ग्रिफिथ अपनी टीम की एक वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो जाकर गट्स से लड़े। यहीं पर हमें उस वॉरियर का नाम पता चलता है, कास्का। कास्का बैटलफील्ड में एंट्री लेती है और गट्स के सामने खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कास्का ने दूर से ही उसके ऊपर एक एरो भी फायर किया था, जो उसके हाथ पे लग गया होता है, जिसे वो निकालता है और फिर दोनों के बीच एक फाइट चालू हो जाती है। फाइट के दौरान जब गट्स कास्का का हेलमेट हटा देता है तब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है। इसके बाद गट्स उस पर अटैक करने की जगह सिर्फ उसके अटैक डॉज करता है और धीरे धीरे से उसे गिरा देता है।
जब गट्स कास्का को मारने ही वाला होता है तभी अचानक ग्रिफिथ बैटलफील्ड में एंट्री लेता है और एक भाला फेंककर कास्का को बचा लेता है। अब ग्रिफिथ गट्स को चैलेंज करता है और दोनों के बीच में एक 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ग्रिफिथ बहुत काल्मली गट्स के अटैक को डॉज करता है और फिर एक परफेक्ट मूवमेंट पर वो एक ऐसा अटैक करता है जो सीधा गट्स की चेस्ट में लगता है। इस अटैक के बाद गट्स धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और आखिरकार ज़मीन पर गिर जाता है। ग्रिफिथ की टीम के सोल्जर्स जीत के लिए जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन ग्रिफिन गट्स को मरने नहीं देता। वो उसे अपने कैंप में ले जाता है। यहीं पर हमें गट्स का एक डिस्टर्बिंग नाइटमेयर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बचपन की कुछ भयानक यादें देख रहा होता है। उसके सपने में एक खूनी डीमन जो रेड कलर का होता है और स्केलेटन जैसे क्रिएचर उस पर अटैक करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गट्स के ऊपर वो अटैक करता है। गट्स उसे सारे अटैक डॉज भी कर रहा होता है सपने में। फिर वो एक आदमी से मदद मांगता है, पर वो आदमी कहता है मुझे तो तुमने ही मारा था ना, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? और वो खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर गट्स को दबोच लेता है एंड उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करने लगता है। फिर सारे स्केलेटन भी वहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं। ये मीम तो आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे आज के प्रेजेंट पे। फिर हम देखते हैं कि गट्स कैंप में पड़ा हुआ है और कास्का उसकी बॉडी को गर्म या वार्म करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जिंदा रहे। कुछ देर बाद जब गट्स होश में आता है तो उसकी मुलाकात फिर से ग्रिफिथ से होती है। ग्रिफिथ उससे कहता है कि ये रही तुम्हारी स्वॉर्ड, और वैसे भी इतनी हैवी स्वॉर्ड कोई और चला भी नहीं सकता। हाँ, पर स्वॉर्ड अच्छी तो है। इसके बाद ग्रिफिथ उसका नाम भी पूछता है। वो अपना नाम उसे बताता है कि मेरा नाम गट्स है। इसके बाद ग्रिफिथ गट्स को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। गट्स तैयार होता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद ग्रिफिथ गट्स को अपनी टीम के बारे में बताता है। वो पूछता है, गट्स ग्रिफिथ से कहता है कि ये सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तब ग्रिफिथ कहता है, हाँ, तुम हमारा नाम तो जानते नहीं होगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, हम हैं बैंड ऑफ हॉक। फिर ग्रिफिथ कहता है कि हम यहाँ पे एक 3 महीने के मिशन को 3 दिन में ख़त्म करने वाले आए थे। गट्स कहता है, हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ सुना तो था, आप पर देख आज पहली बार रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ गट्स को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है या ऑफर देता है। उसने गट्स की फाइटिंग स्किल्स खुद अपनी आंखों से देखी थी, इवन फील भी करी थी। हालांकि वो ग्रिफिथ को हरा नहीं पाता, पर गट्स ने कास्का जैसी वॉरियर को हराया था, तभी वो उससे ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन गट्स सीधा मना कर देता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, उसे नौकरी करना पसंद नहीं, तभी वो मना कर देता है। वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता। तब ग्रिफिथ एक डील प्रपोज करता है। वो कहता है कि अगर गट्स उसे फाइट में हरा देता है तो वो फ्री रहेगा, लेकिन अगर ग्रिफिथ जीत गया तो गट्स को उसकी टीम ज्वाइन करनी होगी। गट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ग्रिफिथ भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दोनों स्वॉर्ड टकराने की आवाज़ आती है, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। बर्ज़र्क एपिसोड 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हिल के ऊपर खड़े हुए गट्स और ग्रिफिथ एक दूसरे के सामने तलवार लेकर रेडी हैं। ग्रिफिथ की स्वॉर्ड गट्स के आर्म पर एक कट लगा देती है। गट्स अपने मन में सोचता है, ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का है। मेरी स्वॉर्ड स्टील को भी काट देती है, पर ये हर अटैक को इतनी इजीली डॉज कर रहा है। ग्रिफिथ सिर्फ एक हाथ से अपनी थिन स्वॉर्ड हैंडल कर रहा होता है और फिर भी गट्स के पावरफुल अटैक को रोक तो रहा ही होता है और इवन उस पर अटैक भी कर रहा होता है। ग्रिफिथ काल्मली पूछता है, गट्स, अगर तुम चाहो तो हम फाइट को पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक तुम फुल्ली रिकवर नहीं हो जाते। पर गट्स का आंसर सिंपल है, वो फिर से अटैक कर देता है। गट्स खुद को पुश करता है और अपने आप से कहता है, मुझे और फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी कॉर्कस और बंदे आते हैं जो बैंड ऑफ द फॉल के कुछ सोल्जर हैं जो ग्रिफिथ की फाइट में उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं।
लेकिन उन्हें एक सॉर्ड रोक देती है। वो सॉर्ड कास्का की होती है। कास्का उन्हें ग्रिफिथ का ऑर्डर याद दिलाती है। ग्रिफिथ ने कहा था कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फाइट और ब्रूटल हो जाती है। ग्रिफिथ गट्स के आर्म्स और लेग्स पर मल्टीपल कट्स लगा देता है। गट्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गट्स एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करता है। अपनी ह्यूज शॉट की टिप से मिट्टी का एक टुकड़ा उछालकर ग्रिफिथ के फेस पर फेंक देता है। गट्स तुरंत अपनी शॉट से फाइनल स्ट्राइक करने के लिए अटैक करता है, लेकिन जो नेक्स्ट होता है वो सबको शॉक कर देता है। ग्रिफिथ सीधा गट्स की शॉट के ब्लेड पर जंप कर देता है, अपनी शॉट गट्स के नेक पर रख देता है। सब लोग स्टन रह जाते हैं। ग्रिफिथ गट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग फाइटर हो, तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर ग्रिफिथ कहता है लेकिन अब तुम अपनी शॉट यूज़ नहीं कर सकते। फाइट पोस्टपोन करते हैं। गट्स इरिटेट हो जाता है। वो कहता है बैटल में बात करने के लिए सिर्फ एक काम होता है। और नेक्स्ट मूवमेंट गट्स ग्रिफिथ की शॉट को अपने दांतों से पकड़ देता है, इतनी जोर से कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इस शॉक से दोनों को बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों हिल से नीचे गिर जाते हैं। गट्स ग्रिफिथ पर गिरता है और उस पर पंचेस और किक्स बरसाने लगता है। बैंड के सोल्जर शॉक हो जाते हैं। हमने कभी ग्रिफिथ को इस हालत में देखा ही नहीं। वो ऐसी बातें करने लगते हैं। वो ग्रिफिथ काल्मली सिचुएशन को रिवर्स कर देता है। 1 सेकंड में गट्स को ग्राउंड पर पिन कर देता है। फिर पूछता है तुम सरेंडर करोगे या मुझे तुम्हारा शोल्डर तोड़ना पड़ेगा। गट्स का जवाब कुछ भी नहीं होता और नेक्स्ट मूवमेंट ग्रिफिथ गुस्से में उसका शोल्डर तोड़ देता है। फाइट खत्म हो जाती है। सब सोल्जर ग्रिफिथ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉर्कस गट्स को टॉन्ट करने आता है पर ग्रिफिथ उसे रोक देता है। वो गट्स का फेस पकड़कर कहता है अब तुम मेरे हो, और इस तरह गट्स ऑफिशियली बैंड ऑफ द फाल्कन का मेंबर बन जाता है। दूर खड़ी कास्का ये सब देख रही होती है। वो सोचती है स्ट्रेंज, ग्रिफिथ ने कभी किसी को इतना प्रेज नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है कासल टावर पर। 2 नोबल मैन बैंड ऑफ द फाल्कन को देख रहे होते हैं। उन्हें बैटलफील्ड पर डेथ ऑन द बैटलफील्ड कहा जा रहा होता है। एक नोबल कहता है मर्केनरी ग्रुप्स डिसोबल होते हैं, टेंशन की बात नहीं। लेकिन दूसरा कहता है याद रखना अगर ग्रिफिथ किंग का ट्रस्ट जीत गया तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी। कैब में गट्स टेंट के अंदर पड़ा होता है। वो ग्रिफिथ के बारे में सोच रहा होता है। वो इनोसेंट किड की तरह बात करता है, लेकिन मेरा सोल्जर उसने इतनी आसानी से तोड़ा कैसे, जैसे कोई डॉल हो। उसने तो मेरा कंधा इस तरह तोड़ दिया। गट्स गुस्से में ग्राउंड पंच करता है, ग्रिफिथ तुम हो कौन, ये कहते हुए। बाहर कुछ सोल्जर्स प्लान बना रहे होते हैं गट्स को मारने के रिवेंज के लिए। कॉर्कस कहता है वो इंजर्ड है, अभी मारना इजी होगा, पर तभी कास्का उन्हें रोक देती है। वो अपनी शॉट से उन्हें मारने की धमकी देती है। वो कहती है वो अभी इंजर्ड है, तुम सब मिलकर भी उसे इस पोजीशन में भी नहीं हरा सकते, पर ग्रिफिथ का ऑर्डर है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। कॉर्कस कास्का को टीस करता है कि वो गट्स को डिफेंड कर रही है। कास्का गुस्से में कहती है एक और वर्ड बोला तो तुम्हारा सर काट दूंगी। सब सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। गट्स टेंट से बाहर आता है और कास्का को थैंक्स बोलता है। कास्का कहती है मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर था, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्रिफिथ मिशन एक्सप्लेन करता है। एनिमी हिल पर कैंप किए हुए हैं 2000 सोल्जर के साथ। प्लान सिंपल है, बैंड ऑफ द हॉक रिवर से अटैक करेगी, सप्लाई जला देगी और फिर कासल वापस भागेगी। फिर ग्रिफिथ एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेता है। वो रियर गार्ड के लिए गट्स को चूज करता है। उसका काम होगा हंड्रेड्स ऑफ एनिमी को काल्मली वहाँ तक पहुँचाना और बैटल को जीतना, और पीछे से बैटल को लीड भी करना। लेकिन कास्का समझ जाती है ये टेस्ट नहीं, ग्रिफिथ गट्स पर ट्रस्ट कर रहा है। बैंड रिवर्स क्रॉस करती है। एनिमी को अटैक का आइडिया भी नहीं होता। वहाँ पे कुछ सोल्जर बातें कर रहे होते हैं कि अब तो कोई नहीं आएगा, पर सडनली वहाँ पे एक मैसिव टीम देख के वो डर जाते हैं। फिर वो लोग टेंट्स जलाने लगते हैं। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। मिशन सक्सेसफुल। एस्केप के वक्त एनिमी उनका पीछा करता है। गट्स रिकर्ड की लाइफ बचाता है और कहता है तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगा, और गट्स अकेले ही वहाँ पे हजारों सोल्जर के साथ लड़ने लगता है। फाइट बहुत ब्रूटल हो जाती है। एक एरो उसके हॉर्स को लग जाता है। गट्स गिर जाता है। वो सोचता है शायद वो फेल हो गया। तभी वहाँ पे ग्रिफिथ आता है
और उसकी मदद करने के लिए उसे रेस्क्यू करता है। कासल में पार्टी चल रही होती है, सब गट्स की तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि ग्रिफिथ से कहते भी हैं कि गट्स ने हमें आगे भेज के हमारी जान बचाई। कुछ बच्चे गट्स को थैंक्स बोलने के लिए भी जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी लाइफ बचाई। जैड्यू और पिपिन नाम के 2 लोग गट्स को भी पार्टी में खींच लाते हैं। वहाँ पर सब सोल्जर कहते हैं ये बंदा क्रेजी है लेकिन अच्छा है, ये हमारी साइड पर है, और ये भी कहते हैं कि गट्स ग्रिफिथ जितना ही ताकतवर है। ग्रिफिथ दूर से गट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कास्का भी चुपचाप देख रही होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बर्जर्क एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। गट्स कासल के ऊपर खड़ा होता है और आसमान और बर्ड्स को देख रहा होता है। तभी जड़ेऊ वहाँ आता है और मजाक में कहता है, अभी भी बर्ड्स से बात कर रहे हो? फिर वो गट्स से पूछता है, तुम्हें बैंड ऑफ द हॉक कैसा लगा? यहाँ रहना पसंद है? गट्स कहता है कि उसे अभी पता नहीं। वो बताता है कि नॉर्मली मिशनरी ग्रुप्स में क्रिमिनल्स और रफ लोग होते हैं, लेकिन बैंड ऑफ द हॉक में कुछ अलग फील होता है। जड़ू सोचता है और कहता है शायद इसका रीज़न ग्रिफिथ है। सब लोग ग्रिफिथ को एडमायर करते हैं और बिलीव करते हैं कि उसके साथ रहकर वो कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। हाँ, उनकी लाइफ डेंजरस है, रोज़ ब्लडी बैटल्स होती हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि जब तक वो इस बंदे का पार्ट है या इस बैंड का पार्ट है, वो नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। गट्स फिर जड़ू से पूछता है ग्रिफिथ एक्चुअली कैसा इंसान है? जड़ू कहता है कि वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन उसे लगता है ग्रिफिथ किसी ऐसी चीज़ पर बिलीव करता है जो बैटल और विक्ट्री से भी आगे है। गट्स पूछता है किस चीज़ पर? जड़ू स्माइल करके कहता है हर चीज़ पर। उसके बाद कास्का वहाँ आती है और गट्स को बताती है कि ग्रिफिथ उससे मिलना चाहता है। गट्स ग्रिफिथ को एक वेल के पास पाता है। ग्रिफिथ नहा रहा होता है और कैजुअली गट्स को ज्वाइन करने को कहता है। गट्स मना कर देता है, लेकिन ग्रिफिथ उस पर पानी फेंक देता है और दोनों मजाक में एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गट्स ग्रिफिथ के गले में एक स्ट्रेंज नेकलेस नोटिस करता है। ग्रिफिथ बताता है कि इसका नाम बेहलेट है। इसे एग ऑफ द किंग कहा जाता है। लीजेंड या स्टोरीज के अकॉर्डिंग जो इंसान इसे पजेस करता है वो दुनिया पर रूल करने के लिए डेस्टिन्ड होता है या चुना गया होता है, लेकिन उसके बदले में उसे अपना फ्लैश और ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब गट्स उस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी एक आंख निकल आती है और अचानक से खुल जाती है। गट्स डर जाता है। ग्रिफिथ कहता है कि उसे भी नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिंदा लगता है। गट्स फिर ग्रिफिथ से पूछता है तुम बैटल में मुझे बचाने वापस क्यों आए थे? ग्रिफिथ कहता है कि वो गट्स जैसा वॉरियर किसी छोटी सी बैटल में लूज नहीं करना चाहता था। फिर ग्रिफिथ अपना ड्रीम बताता है। वो कहता है बैंड ऑफ द हॉक सिर्फ शुरुआत है, उनकी विक्ट्रीज बस बिगिनिंग है और एक दिन वो अपना खुद का किंगडम बनाएगा। फिर वो गट्स से कहता है तुम मेरे लिए लड़ोगे क्योंकि अब तुम मेरे हो, मैं डिसाइड करूँगा तुम मेरे लिए कहाँ मरोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैटल के लिए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बैटल के लिए लोग वहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं। बैटल के लिए चार्ज करते वक्त गट्स अपने पास्ट को याद करता है। उसकी चाइल्डहुड की एक मिशनरी कैंप में गुजरी थी। उसे उसके एडाप्टिव फादर गैम्बिनो ने ट्रेन किया था। गैम्बिनो उससे वॉरियर बनना सिखाता है और उसे बैटल्स में ले जाता है। एक दिन गट्स अपनी फर्स्ट बैटल फाइट करता है। वो एनिमी को मार देता है और रिवॉर्ड जीत जाता है, लेकिन उसकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होती। एक रात गैम्बिनो नशा करके गट्स के टेंट में आता है। वो उसे ब्लेम करता है कि गट्स की वजह से उसकी लवर शीशु मर गई। गैम्बिनो कहता है कि गट्स कर्स्ड है और फिर वो गट्स को मारने की कोशिश करता है। सेल्फ डिफेंस में गट्स स्वॉर्ड उठाता है और एक्सीडेंटली गैम्बिनो को किल कर देता है। कैंप के सोल्जर्स सोचते हैं कि गट्स ने जानबूझकर अपने फादर को मारा है। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं।
गट्स भागता है और क्लिफ से गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। उस वक्त गट्स सोचता है कि शायद उसके लिए मर जाना ही बेटर था। उसकी लाइफ सिर्फ एक चीज़ बन चुकी थी, सरवाइव करना, एनिमीज को मारना, सिर्फ जिंदा रहना। प्रेजेंट में गट्स बैटलफील्ड में खड़ा है। उसे ग्रिफिथ के वर्ड्स याद आते हैं। ग्रिफिथ बिलीव करता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान होता है जिसका डेस्टिनी होता है हर दुनिया पर रूल करना, चाहे वो किसी भी सोशल क्लास से हो। और ग्रिफिथ को लगता है कि शायद वो इंसान वही है। स्टोरी फिर फ्यूचर में जंप करती है। 3 साल गुजर चुके होते हैं। बैंड ऑफ द हॉक अब मिडलैंड किंगडम के लिए लड़ते हुए बैटलफील्ड में फेमस हो चुकी होती है। उनकी रेपुटेशन डेथ ऑन द बैटलफील्ड बन चुकी होती है। इसी वक्त एनिमी किंगडम टूडोर की पावरफुल कैवलरी अटैक कर रही होती है और बैटलफील्ड में से एक वॉरियर अकेला ही उनका सामना कर रहा होता है। वो वॉरियर और कोई नहीं, हमारा प्यारा ब्लैक सॉर्ड्समैन यानी कि गट्स होता है। तो दोस्तों, ये था बर्जर्क एपिसोड 4 के लिए। आज हम देखने में आ रहे हैं बर्जर्क एनिमे का एपिसोड 5, अ विंड ऑफ सॉर्ड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस बैटलफील्ड से, जहां ग्रिफिथ अपनी सेना के साथ दुश्मनों पर हमला कर चुका होता है। बैंड ऑफ द हॉक पूरी ताकत के साथ लड़ रही होती है। हर तरफ तलवारों की आवाज़, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की चीख गूंज रही होती है। गट्स हमेशा की तरह सबसे आगे होता है। अपनी बड़ी तलवार के साथ वो दुश्मनों को बिना रुके काटता जा रहा है। उसकी फाइटिंग इतनी ब्रूटल होती है कि दुश्मन सैनिक डरने लगते हैं। धीरे धीरे लड़ाई का रुख बदल जाता है और दुश्मन पीछे हटने लगते हैं। एक सैनिक चिल्लाता है, पीछे हटो, अभी पीछे हटो। और इसी के साथ बैंड ऑफ द हॉक एक और जीत हासिल कर लेती है। लड़ाई के बाद सभी सैनिक जीत का जश्न मना रहे होते हैं। गट्स के पास उसके साथी आते हैं और उसे कहते हैं, कैप्टन गट्स, आपने कमाल कर दिया। आपने तो अकेले ही आधी सेना ख़त्म कर दी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन जहाँ सब खुश हैं, वहीं एक इंसान है जो खुश नहीं है, कास्का। कास्का गट्स के पास आती है, अलग ले जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या सोचा था? तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। गट्स थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? कास्का समझाती है, हमारा प्लान था कोऑर्डिनेटेड अटैक, लेकिन तुमने अकेले हमला कर दिया। अब वो और गुस्से में आ जाती है और गट्स का कॉलर पकड़ लेती है। अगर तुम्हारी वजह से कुछ हो जाता तो पूरा बैंड ऑफ द हॉक खतरे में आ सकता था। गट्स मान लेता है, ठीक है, गलती हो गई। लेकिन कास्का यहीं नहीं रुकती। वो कहती है, तुम आज भी वही हो जो पहले थे। तुम्हें सिर्फ लड़ाई की पड़ी है, साथियों की नहीं। ये बात गट्स को चुभ जाती है और वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ ग्रिफिथ आ जाता है। ग्रिफिथ दोनों को शांत करता है। वो कास्का से कहता है, मैं गट्स को समझा दूंगा। कास्का नाराज होकर चली जाती है। अब ग्रिफिथ और गट्स अकेले होते हैं। ग्रिफिथ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों की अभी भी नहीं बनती। गट्स कहता है, मैं बदल चुका हूँ। लेकिन ग्रिफिथ को पता है गट्स अंदर से अभी भी वही है। अगले दिन एक बड़ा इवेंट होता है। बैंड ऑफ द हॉक को ऑफिशियली किंगडम की आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और ग्रिफिथ को एक बड़ा सम्मान मिलता है। उसे नाइट बना दिया जाता है। कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ नॉवेल्स इससे खुश नहीं होते। वो कहते हैं, ये तो सिर्फ बाड़े के सैनिक हैं। लेकिन सच ये है, अब बैंड ऑफ द हॉक एक पावरफुल फोर्स बन चुकी है। अब आता है असली गेम, मिशन प्लानिंग। ग्रिफिथ का दिमाग। ग्रिफिथ एक नए मिशन की प्लानिंग करता है, दुश्मनों के सप्लाई बेस पर हमला। सब सोचते हैं कि पीछे से हमला करना सही रहेगा, लेकिन ग्रिफिथ कहता है, नहीं, हम सामने से हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है दुश्मन का ध्यान भटकाना और जल्दी से किले में घुसना। ये दिखाता है कि ग्रिफिथ सिर्फ फाइटर नहीं, एक जीनियस स्ट्रेटजिस्ट भी है। अब अटैक बिगिन होता है। अटैक शुरू होता है, तीर चलने लगते हैं,
सैनिक गिरने लगते हैं। बैंड ऑफ द हॉक पूरी ताकत से हमला करती है। गट्स फिर से फ्रंट लाइन में होता है और दुश्मनों को ख़त्म करने लगता है। गट्स को ट्रैप समझ आता है, लेकिन तभी गट्स कुछ नोटिस करता है। एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा होता है। वो तुरंत समझ जाता है ये ट्रैप है। वो ग्रिफिथ के पास दौड़ता है और कहता है यहाँ से निकलो अभी। ग्रिफिथ बिना टाइम वेस्ट किए पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है और जैसे ही वो लोग पीछे हटते हैं पूरा बेस धमाके से उड़ जाता है। पूरा इलाका तबाह हो जाता है। अगर गट्स ने वार्निंग न दी होती तो सब खत्म हो जाता और बैंड ऑफ द हॉक के एक भी मेंबर शायद जिंदा न रहते। अब कास्का को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गट्स के पास आती है और कहती है आज तुम सही थे, और पहली बार वो गट्स को माफ़ करती है और उससे माफ़ी मांगती भी है। दूसरी तरफ दुश्मन इस हार से गुस्से में है और अब वो बैंड ऑफ द हॉक को ख़त्म करना चाहते हैं। एक तरफ है ग्रिफिथ का सपना, दूसरी तरफ है गट्स की ताकत, और आने वाली लड़ाई तय करेगी कि किसी किस्मत ज़्यादा मजबूत है। मेरा मतलब है यहीं पे एपिसोड ये वाला ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपको एक और नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 6 में। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो के लिए क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।